नमस्कार दोस्तों, नमस्कार राजस्थान। मैं गोविंद बालविया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज राजस्थान के ज्योग्राफी के अंतर्गत हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का एक एक करके वर्णन आरंभ करेंगे और कंपटीशन के लिहाज से ये भौतिक प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हम रेतीले मैदान की बात करेंगे। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे पहला थार का रेगिस्तान या पश्चिमी रेतीला मैदान, उसके बाद में मध्य में अरावली पर्वत, और तीसरा हिस्सा था पूर्वी मैदान, और चौथा हिस्सा था हाड़ौती का पठार। ठीक है, राजस्थान को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उसमें से सबसे पहला हिस्सा पश्चिमी रेतीला मैदान यानी थार का रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान जो है वह राजस्थान के पश्चिम दिशा की ओर अवस्थित है। मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, राजस्थान में समवर्षा रेखा, उस समवर्षा रेखा का जो विभाजन है वह अरावली पर्वत से लगाया गया है, जो 50 सेंटीमीटर निर्धारित है। 50 सेंटीमीटर इधर और 50 सेंटीमीटर इधर। ठीक है, ये मध्य में अरावली पर्वत और इसके पश्चिमी हिस्से में थार का रेगिस्तान है यानी पश्चिमी रेतीला मैदान है। अगर इसके इतिहास की चर्चा करें तो पश्चिमी रेतीला मैदान 33 महासागर का अवशेष माना जाता है। 33 महासागर आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब उस पृथ्वी पर एक पेंजिया नाम का एक भूखंड था। ठीक है, उस भूखंड के बीच में एक सागर बना था जिसे 33 सागर कहा जाता है। उस 33 महासागर के जो अवशेष हैं वह थार के रेगिस्तान के रूप में जाने जाते हैं भूगोलवेत्ताओं के द्वारा। ये जो घटना हुई थी 33 महासागर के सूखने की, वह प्लीस्टोसिन काल कहलाती है। कभी भी सवाल एग्जाम में टपक सकता है। प्लीस्टोसिन काल के अंदर ये घटना घटित हुई थी। ग्रेट पैलियो आर्कटिक महामरुस्थल का यह पूर्वी भाग कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रेट पैलियो आर्कटिक महामरुस्थल का यह पूर्वी हिस्सा कहलाता है। यानी जो ग्रेट पैलियो आर्कटिक महामरुस्थल है उसके अंदर सबसे पश्चिमी हिस्सा आता है सहारा रेगिस्तान। और ये सहारा रेगिस्तान जो है आपको पता होगा अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में है। उसके बाद में मिस्र का जो मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है, और उसके बाद में सबसे पूर्वी जो हिस्सा है वह थार का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, जो ग्रेट पैलियो आर्कटिक महामरुस्थल का पूर्वी हिस्सा कहलाता है। ये थार का रेगिस्तान 2 देशों में फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान में। थार का रेगिस्तान 2 भागों में फैला हुआ है। भारत में कुल 62% है और पाकिस्तान में कुल 38% इसका हिस्सा है। ध्यान दीजिएगा, भारत में जो 62% है थार का मरुस्थल और पाकिस्तान में इसका प्रतिशत है 38%। अगर भारत के अंदर अगर देखा जाए तो भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में। थार का रेगिस्तान ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ राजस्थान के लिए जाना जाता है थार का रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान कुछ हद तक पंजाब में भी है, कुछ हद तक हरियाणा में भी है, और काफी हद तक राजस्थान में है, और कुछ हद तक गुजरात में है। ठीक है, राजस्थान में इसका हिस्सा सर्वाधिक है। अगर क्षेत्रफल इसका हिस्सा देखें तो यह कुल राजस्थान के 61.11% क्षेत्र पर फैला हुआ है। वैसे अगर थार के रेगिस्तान को क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो यह थार जो है राजस्थान का ये वाला जो हिस्सा है वह 61.11% हिस्सा है राजस्थान का। अगर अरावली की बात करें तो अरावली 9% हिस्से को घेरती है राजस्थान में। ठीक है, और बात करें
मैदानी इलाके की, तो मैदानी जो इलाका है वह करीब राजस्थान के 23% हिस्से को घेरता है और पठारी हिस्सा जो है वह 6.89% हिस्से को घेरता है राजस्थान के। ठीक है। थार के रेगिस्तान में जो जनसंख्या है वह कुल 40% है। अरावली क्षेत्र में कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह 10% है और मैदानी इलाके में, पूर्वी मैदानी इलाके के अंदर कुल जनसंख्या का प्रतिशत है 39% और पठारी हिस्से जिसे हाड़ौती का पठार कहते हैं इसमें कुल जनसंख्या निवास करती है 11%। यानी जनसंख्या के लिहाज से हो या क्षेत्रफल के लिहाज से हो, यह राजस्थान में सबसे बड़ा भूखंड है। ठीक है। जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो 40% राजस्थान की जनसंख्या यहाँ निवास करती है और अगर क्षेत्र के हिसाब से देखें तो 61.11% राजस्थान के हिस्से को घेरता ही है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है। उत्तर पूर्व से यानी इस दिशा से और दक्षिण पश्चिम यानी इस दिशा से इस दिशा की ओर, इस तरह से यह फैला हुआ है। अगर इसके ढाल की भी बात करें तो ढालान भी जो है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है, जो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र कहलाता है, इस दिशा की ओर है। कभी भी एक्चुअल में ज्योग्राफी में दिशाओं को लेकर काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है कंपटीशन एग्जाम में, थोड़ा सा यहां से अलर्ट रहिएगा। ठीक है। अब बात करें इसकी औसत ऊंचाई, जो औसत ऊंचाई मापी जाती है चेन्नई के आसपास से, वहां से समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 200 से 300 मीटर मानी जाती है। यह सारे मरुस्थलों में, वर्ल्ड के जितने भी मरुस्थल है, चाहे सहारा हो, कालाहारी हो, अरब का मरुस्थल हो, सारे मरुस्थलों में यह सर्वाधिक वर्षा वाला मरुस्थल है। साथ ही साथ सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। साथ ही साथ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। ठीक है। सारे विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं उसमें सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होती है। इसी थार के मरुस्थल में सबसे ज्यादा जैव विविधता भी है और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी पाया जाता है। तैतीस सागर का ये अवशेष है। इसके प्रमाण यहाँ पर 3 तरह के मिलते हैं। एक यहाँ पर अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है। साथ में जैविक ईंधन मिलता है और खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है। जैविक ईंधन जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, गैस पदार्थ हो गया। देखिए जैव विविधता वाला भी मरुस्थल है। यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी, वनस्पति, मनुष्य प्रजातियां बहुत सारी पाई जाती हैं, इसलिए सर्वाधिक जैव विविधता वाला प्रदेश भी है। खारे पानी की बहुत सारी झीलें हैं, आपने नाम सुना होगा, लूणकरण हो गई, पचपदरा हो गई, इस प्रकार की जो झीलें हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं, जो मूलतः नमक की झील है। अगर बात करें कि राजस्थान की किन किन जिलों में फैला हुआ है, तो राजस्थान के कुल 12 जिलों को घेरता है, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, पाली, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर और इसके अलावा जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर और जालौर में फैला हुआ है। राजस्थान के यह कुल 12 जिलों में फैला हुआ है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, इसके अलावा पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर, इन 12 जिलों में फैला हुआ है यह थार का महामरुस्थल, जो राजस्थान में अधिकांश हिस्से में है। इसकी प्रमुख नदी की बात करें तो इस मरुस्थल में सबसे प्रमुख नदी है लूणी, जिसकी हम अलग से चर्चा करेंगे नदियों के टॉपिक में। हालांकि इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी नदियां और उसमें हमने चर्चा वैसे कर रखी है। खारे पानी की झीलें, जैसे अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया था, लूणकरण हो गई, पचपदरा हो गई, ऐसी झीलों की चर्चा हम अलग से टॉपिक में करेंगे। तो ये जो झीलें हैं वह मूलतः नमक के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यानी आप मान के चल सकते हैं कि यह नमक के लिहाज से ये थार का मरुस्थल काफी महत्वपूर्ण है। एक चीज यहाँ पर मुझे क्लिक हुई, राजस्थान की जो कई बार एग्जाम में सवाल पुटअप हुआ है, राजस्थान की जो सांभर झील है वह ध्यान रखना थार के मरुस्थल में नहीं है। ध्यान रखना यह अरावली के पूर्वी दिशा की ओर है, पश्चिमी दिशा की ओर नहीं। और कई बार सवाल दिया जाता है कि राजस्थान की कौन सी ऐसे खारे पानी की झील जो अरावली के पूर्वी दिशा की ओर फैली हुई है, तो सीधा सीधा आंसर होता है सांभर।
अगर खनिजों की बात करें तो यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ बहुत होते हैं, जैसे आपने सुना होगा भाग्यम हो गया, मंगला हो गया, मंगला 1, मंगला 2 जैसे तेल के कुएं भी खोजे गए हैं। गैस का भी भंडार है, चूने पत्थर और लिग्नाइट का भी भंडार है ये मरुस्थल। तो ये मरुस्थल हमें ऐसा नहीं है कि उस तरह का मरुस्थल मान लीजिए कि यहाँ कुछ भी नहीं है, ये खनिजों के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण मरुस्थल है। बात करें तो यह निम्न वायुदाब का केंद्र भी है। देखिए यहां पर वायुदाब लो प्रेशर बनता है और इसी वजह से मॉनसूनी हवाएं तेजी से भारत की तरफ आकर्षित होती हैं, यानी भारत के अंदर मॉनसून बुलाने का जो काम करता है वह भी ये थार का रेगिस्तान ही करता है। यहाँ लो प्रेशर बनता है, इसी वजह से यह मॉनसूनी हवाएं भारत की ओर आकर्षित होती हैं। अगर यह मरुस्थल हिंदुस्तान में ना होता तो गारंटी है कि हिंदुस्तान में वर्षा का अभाव होता। लेकिन एक चीज ध्यान देने की है, यह मरुस्थल वर्षा को बुलाता जरूर है हिंदुस्तान में, लेकिन वर्षा करवा नहीं पाता। यहाँ लो प्रेशर बन जाता है तो बादल आ जाते हैं, मॉनसूनी हवाएं आ जाती हैं, लेकिन वर्षा को रोक नहीं पाती, क्योंकि इसका कारण अरावली है। मैं बताऊंगा अरावली के टॉपिक में क्यों ऐसे होता है, ठीक है। साथ ही साथ यह अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश भी कहलाता है। यानी अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश मतलब यूं समझ लीजिए यह वर्षा को बुलाता जरूर है, लेकिन अरावली की वृष्टि छाया इस पर नहीं पड़ पाती, ठीक है। यह रेतीली या बलुई या मरुस्थलीय मिट्टी, जिसे इंग्लिश में एंटीसोल भी कहते हैं, यहाँ पर पाई जाती है। देखिए मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि पूरा मैंने टेबल बताई थी आपको, जिसके अंतर्गत मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि थार के रेगिस्तान को 2 भागों में बांटा गया है, एक शुष्क प्रदेश और एक अर्ध शुष्क प्रदेश। देखिए शुष्क प्रदेश जो है उसकी समवर्षा रेखा जो है वह इस क्षेत्र में है, ठीक है, जहां पर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। यह पूर्ण शुष्क प्रदेश है और ये अर्ध शुष्क प्रदेश है, ठीक है। ये पूर्ण शुष्क, ये अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है। शुष्क प्रदेश यानी सूखा प्रदेश, पूरी तरह से सूखा हुआ प्रदेश, ठीक है। ये सूखा प्रदेश क्यों है? क्योंकि वार्षिक वर्षा से यहाँ अधिक वाष्पीकरण होता है। जितनी वार्षिक वर्षा होती है उससे अधिक यहाँ पर वाष्पीकरण हो जाता है गर्म होने की वजह से। और इस शुष्क प्रदेश के प्रमुख जिले हैं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू का पश्चिमी हिस्सा, और इसके अलावा दक्षिणी गंगानगर का हिस्सा, और इसके अलावा पश्चिमी जोधपुर का हिस्सा, जो पूर्णतः शुष्क प्रदेश में आते हैं। शुष्क प्रदेश को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक बालू का युक्त क्षेत्र और दूसरा बालू का मुक्त क्षेत्र। बालू का युक्त क्षेत्र जहां पर बालू के स्तूप बनते हैं। बालू का स्तूप से बात आई कि यहाँ पर गर्म जो हवाएं चलती हैं उसके साथ साथ में रेत और मिट्टी उड़ती है, और वह मिट्टी एक स्थान पर इकट्ठी हो जाती है और एक टीला बन जाता है, एक स्तूप बन जाता है, उसे बालू का स्तूप कहते हैं, एक मिट्टी का ढेला बन जाता है। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक बालू का युक्त क्षेत्र जो कुल इस हिस्से में 58.5% हिस्से पर है, और बालू का मुक्त क्षेत्र जो है 48.5% हिस्से में है। देखिए बालू का जो मुक्त क्षेत्र है वह पोखरण जो कि जैसलमेर की एक तहसील है, फलौदी जो कि जोधपुर की एक तहसील है, और थोब जो कि बाड़मेर की एक जगह है। ये बालू का मुक्त क्षेत्र जो है इस इलाके में फैला हुआ है जहां पर पथरीली जमीन है, जहां ये स्तूप नहीं बनते। लास्ट रीट में ये सवाल पूछा गया था कि बालू का मुक्त क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हौसला अफजाई के लिए इसे लाइक ज़रूर करें, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट्स करें। आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।